बच्चे अपने पास जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसके अंदर लास्ट टाइम हमने एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट को पढ़ा था और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एक चीज डिस्कस करी थी कि किस तरीके से अपने पास लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में हर किसी एक बेसिकली जो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, हर किसी का एक एनालॉजी हर किसी के जैसा रोटेशनल मोशन में कुछ होता है। जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी के जैसा एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, लीनियर फोर्स की जगह पे हमने टॉर्क पढ़ा, लीनियर मोमेंटम के जैसे ही हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। इसी तरीके से हमने किया था। अब इसी के दौरान हमने मतलब ये सब टॉपिक कवर करते हुए लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम और जितने भी हमारी डेरिवेशन थी वो कवर करी थी। आज का अपना जो टॉपिक शुरू होता है वो स्टार्ट होता है बच्चा इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज से। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का बेसिकली मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, a rigid body is said to be in translational equilibrium if it remains at rest or moving with a constant velocity in a particular direction. For this, net external force of the vector sum of or the vector sum of external forces acting on the body must be zero. कहानी क्या है भाई? सीधा सा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ और ये रखा ही रहेगा। क्यों? इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी। या कोई एक ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उस पे नेट सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी जीरो। अगर एक बच्चा इधर को धक्का लगा रहा है, एक इधर को धक्का लगा रहा है, नेट रिजल्ट जीरो हुआ तो एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हुई। तो उस केस के अंदर जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? वो बेसिकली हमारा उस कंडीशन को बेसिकली कहेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है। कोई पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स लगी नहीं, अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो ही है उसके ऊपर। क्लियर है? फिर हमारे पास आता है अ बॉडी is at rest, it is said to be in static equilibrium. अगर एक बॉडी चल रही है किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन के साथ, तो उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर है बच्चे? फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी मस्ट बी जीरो। स्टैटिक के लिए लीनियर मोमेंटम जीरो रहेगा, डायनामिक के लिए स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे है। और अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा पर वेलोसिटी तो है। ये समझ में आ गया इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। अब हमारे पास आता है देखो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो अपने पास है ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या कहते हैं? इफ द बॉडी डज नॉट रोटेट्स और रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, फॉर दिस नेट एक्सटर्नल टॉर्क और वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। यही बात हुई। जैसे हमने लीनियर मोशन के अंदर कहा कि एक ऑब्जेक्ट है वो लीनियर इक्विलिब्रियम में तब रहेगा, या अपने पास रेक्टिलिनियर मोशन के केस में लीनियर इक्विलिब्रियम में, रेक्टिलिनियर इक्विलिब्रियम में कब तब रहेगा? जब एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो होगा। रोटेशनल के केस में अगर एक्सटर्नल टॉर्क का सम जीरो हो जाए तो क्या रहेगा? वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर मेरे पास ये पेन है, मैं इसको यहां पे हाथ पे स्टेबल कर रहा हूं, तो ये जो पेन है वो स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इधर की रोटेशन और इधर का रोटेशन इक्वल है। हम ऐसे ही करते हैं कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड लेट अस अज्यूम ये एक रॉड है एंड इट इज पाइवटेड एट दिस पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है। इस एपी की लेंथ हमने मान ली L1, पीबी की लेंथ मान ली L2 और इसका मास यहां कहीं कंसेंट्रेटेड होगा, है ना? जहां भी कंसेंट्रेटेड होगा। लेट अस एक काम करते हैं, इसके ऊपर ना एक और कंसेप्ट लगा लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ए बी लेंथ, ये मासलेस है। हमने बस यहां मास लटका दिया M1, यहां मास लटका दिया M2 और ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2। अब ठीक है, तो यहां पर जो M1 इंटू D1 होगा, M1 इंटू D1 होगा, यही M2 इंटू D2 के इक्वल होना चाहिए। दैट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अगर ये मूवमेंट्स इक्वल होंगे तो सिस्टम इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अरे नाम बदल दिया ना, वो L1 L2, वो पूरी लेंथ की जगह मैंने जहां मास कंसेंट्रेटेड थे वहां पे D1 D2 ले लिया। ये बात समझ में आई है? हाँ जी, पक्का क्लियर है ना ये? तो ये हमारे पास क्या होता है? सिस्टम इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ the algebraic sum of all the external torques acting on the object should be zero। क्लियर बात है? फिर इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अभी जो मैंने ये समझाया, मैंने क्या कहा? क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स।
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है बच्चे, दैट अ बॉडी will be in rotational equilibrium if algebraic sum of moments of all forces acting on a body about a fixed point is zero. That is F1 L1 must be equals to F2 L2. F1 क्या है, एक फोर्स, L1 हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस, F2 क्या आएगी, दूसरी फोर्स और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पाइवटेड, जहां पे वो पाइवटेड है उस पॉइंट से डिस्टेंस पे, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो इक्वल रहेगा। F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, F1 by F2 इज इक्वल टू L2 by L1, और यहां से F2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं या L1 L2 की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। क्लियर बात है, ये पता चल गया बच्चे सबको, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट समझ में आ गया। यहां पे फॉर्मूला आता है बच्चे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड। अब ये लोड लिफ्टेड और एफर्ट अप्लाइड का क्या होता है, यहां पर हम यूज करते हैं एक टर्म को जिसे कहते हैं लीवर। अब लीवर कुछ अलग चीज नहीं है। देखो, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस हेवी ऑब्जेक्ट को मुझे लिफ्ट करना है, तो मैंने क्या किया, यहां पर लेट अस अज्यूम ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैंने एक जो अपने पास लीवर है उसके एक एंड पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया बड़ा सा, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको मैंने पाइवटेड कर दिया इस पॉइंट पे, तो मैं यहां फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोशन ऊपर की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं। अब मुझे एक चीज पता है, मूवमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, L1 मान लो, ये डिस्टेंस कितना है, L2। इसका मास जो है वो फोर्स की तरह काम करेगा, उसका नाम रख लेते हैं F2, और यहां लग गया F1। तो होना क्या चाहिए, F1 L1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2 L2, इतना ही होना चाहिए अगर मुझे लिफ्ट करना है तो। जितना ये यहां पर हमारे पास एक तरह से टॉर्क की वैल्यू मिल रही है F क्रॉस R, उतना ही टॉर्क मुझे यहां जनरेट करना पड़ेगा कि ये चीज ऊपर को उठ जाए, होना चाहिए कि नहीं। तो F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। अब तुम यहां एक चीज पे ध्यान दो, मैंने जो L2 रखा है वो बहुत छोटा रखा है और L1 बहुत लंबा क्यों रखा है, क्योंकि इन दोनों का F क्रॉस L का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं लेंथ लंबी कर देता हूं तो मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी कि नहीं, है ना। क्या हो रहा है, अगर मैं लेंथ लंबी कर देता हूं, या ये कहो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हुआ कि नहीं। तो अगर मैं पाइवटेड पॉइंट से जितनी दूरी पे फोर्स लगाऊंगा उतनी कम फोर्स लगानी पड़ेगी और ये ऑब्जेक्ट उठ जाएगा। यही कंसेप्ट होता है हमारे पास लीवर्स का। और अगर लीवर को मशीन की तरह हम यूज कर रहे हैं तो बेसिकली मशीनरी का काम क्या है, हमें मैकेनिकल एडवांटेज देना। तो उसमें होता है क्या है, लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड। लोड क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमने उठाया उसका वेट या उसकी फोर्स, और एफर्ट क्या है, जो हमने लगाया था। क्लियर है। तो ये F2 हमारे पास एफर्ट आ गया, F1 हमारे पास लोड आ गया, F1 by F2 विच इज इक्वल टू L2 by L1। सीधी बात है, क्लियर है बच्चे, सबको ये समझ में आ गया। तो ये मूवमेंट ऑफ, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वाला कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चे सबको। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज अपने को समझ में आ गई। अब अपने पास एक पॉइंट आता है बच्चे, एक टॉपिक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब मैंने सेंटर ऑफ मास समझाना शुरू किया था, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने समझा था। इसमें क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। जब मैंने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझाया था, मैंने बार बार बोला था कि मैं एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास समझाने के लिए करा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास, ऐसा नहीं कि कंसेंट्रेटेड है, बट वहां पर उसका वेट उस पॉइंट पे एक्ट करता है सबसे ज्यादा। वो होता क्यों है, क्योंकि देखो वहां पर उस सर्टेन पॉइंट पर सारी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे सारे पे यूनिफॉर्मली एक्ट कर रही है, लेकिन उस पॉइंट पर आकर उसके मूवमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं। तो हमारे पास वो पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जहां पे काम करते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशन में क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। रोटेशन मोशन में क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये पता है। v हमारे पास क्या होता है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, यही होता है। ऐसे ही हमारे पास जब रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, t टाइम। ठीक है ना।
ऐसे ही s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s क्या होता है बच्चे हमारे पास? s क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सेम s की जगह लीनियर की जगह क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, u की जगह आएगा ओमेगा नॉट, a की जगह आएगा अल्फा, और t हमारा सेम ही रहने वाला। समझ में आ रही है? इक्वेशन ऑफ मोशन सेम वही है जो 9th क्लास में करी थी, बट अब हमने क्या कर दिया, उनको हमने रोटेशन मोशन के फॉर्म में लिख दिया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v की जगह आएगा ओमेगा स्क्वायर, u की जगह ओमेगा नॉट का स्क्वायर, 2 अल्फा थीटा। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें इश्यू तो नहीं है? पक्का? डन। अब एक टॉपिक आता है बेटा, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया है मास ऑफ अ बॉडी is a measure of inertia of a body in linear motion। इनर्शिया क्या होता है? हमने देखो इनर्शिया कहां पढ़ा था? हमने फर्स्ट टाइम इनर्शिया पढ़ा था जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था। इनर्शिया क्या था? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और जिसका मास जितना ज्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया फैक्टर ज्यादा होगा कि नहीं, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड एज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। मास इज मेजर्ड एज इनर्शिया। जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, उतना उसका किसी तरीके के चेंज इन मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी, दैट इज इनर्शिया। अब इनर्शिया के बाद रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अब देखो इनर्शिया क्या है? मास। किसमें? लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में, अब मेरी बात सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं। थीटा एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मास पता नहीं। रोटेशन मोशन में मास का कोई एनालॉजी नहीं आया। मास को रोटेशन, लीनियर मोशन में मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोटेशनल मोशन में जो मास का एनालॉजी आएगा, जो मास को रिप्लेस करेगा, उसको कहते हैं बच्चा रोटेशनल इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रही है बात? जो रोटेशनल मोशन में मास की जगह पे जो मास की रिप्रेजेंटेशन रोटेशन मोशन में आएगी, वो क्या आएगी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इन इज रोटेशनल इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या करता है? इट मेजर्स द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। मास क्या कर रहा था? लीनियर मोशन के इनर्शिया को जस्टिफाई कर रहा था। यहां पर जो रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी के इनर्शिया को जस्टिफाई करेगा, उसे क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। अब ये निकलता कैसे है? यहां पर पहले एक काम करते हैं। पहले एक टॉपिक है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये देखो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के अंदर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, kinetic energy of rotation of a body is the energy possessed by the body on an account of its rotation about given axis। क्या मैं बात कर रहा हूं? अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो गोल घूम रहा है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग गोल घूम रहा है, तो गोल घूमते हुए जो वो एनर्जी पोजेस करेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? सिंस अगर एक ऑब्जेक्ट, लेट अस अज्यूम मैं हूं, मैं ऐसे गोल घूमूंगा, अगर मैं गोल घूम रहा हूं तो मेरा हर बॉडी पार्ट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ घूमेगा कि नहीं? हर पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी सेम हो सकती है, लेकिन हर पॉइंट पे इस पार्ट का, इस पार्ट की जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलग अलग आ रही है। तो हर पार्ट की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी कि नहीं? ऑन द होल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं सबकी काइनेटिक एनर्जीज का सम लेके कह सकता हूं कि हमारे पास पूरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऐसा ही कुछ है ना। एक मिनट, लेकिन यहां एक दिक्कत कहां आएगी? मेरे इस बॉडी पार्ट का रेडियस अलग है, इस बॉडी पार्ट का अलग है, इस बॉडी पार्ट का अलग है। हर बॉडी पार्ट का रेडियस अलग अलग जगह पे आएगा कि नहीं? सेंटर ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मैं एक फिक्स लेना चाहता हूं कि भाई कहीं पर कोई एक बॉडी पार्ट, कोई एक वेट के हिसाब से एक फिक्स रेडियस के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अभी पता चल जाएगा। वैसे अभी हमारे पास क्या, देखो, लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सॉर्टेड है। ये जैसा हमारा फिगर गिवन है, m1 m2 m3 mn बहुत सारे मासेस हैं, अलग अलग जगह पे हैं, और हर कोई ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग है कि नहीं? m1 m2 m3
मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, और r1 r2 r3 अप टू सो ऑन rn, ये हमारे पास क्या है, उनके पोजीशन वेक्टर्स। किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हमारे पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, पता है अपने को? हाँ जी बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी मास m1 v1 का स्क्वायर, v इज इक्वल टू r1 ओमेगा, होता है कि नहीं? v इज इक्वल टू r ओमेगा पता है सबको, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैं v की वैल्यू डाल दूंगा 1/2 m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, या हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्म में किसी को परेशानी? ठीक है, पक्का दक्ष, पक्का पता चल रहा है? सिमिलरली सेकंड की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, थर्ड की हाफ m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर आएगा कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या आएगा, सबका मैं अलजेब्रिक सम कर देता हूं। सीधा सीधा मैंने क्या किया, सबका अलजेब्रिक सम कर दिया। अब सबका अगर मैं सम करूंगा 1/2 ओमेगा 1/2 ओमेगा 1/2 ओमेगा, सब में सेम आएगा कि नहीं? मैंने 1/2 और ओमेगा कॉमन निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये सम है तो मैं इसको सिग्मा से रिप्लेस कर दूं, है ना? समीशन को मैंने क्या किया, सिग्मा ऑफ i गोज टू 1 टू n mi ri का स्क्वायर लिख लो ऐसा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाफ मास की जगह पे कोई रोटेशनल मास को रिप्रेजेंट करने वाली चीज इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पर ये जो चीज आ गई है हाफ एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाली चीज है, ये उस रोटेशनल इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने वाली चीज आ गई कि नहीं? पता चला? देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चा, वो अपने पास क्या है, अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाफ मास की जगह कुछ इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही होना चाहिए सीधा है। अब हमने देखा यहां क्या आ गया हमारे पास, हाफ सिग्मा ऑफ i गोज टू 1 टू n mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? तो ये जो चीज है ये यहां इस डैश को भर रही है कि नहीं? तो मास का एनालॉगी मिल गया हमें। तो ये जो रोटेशनल इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, mi ri का स्क्वायर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय i which is movement of inertia which is analogy of mass in rotational motion। क्लियर है? क्या क्या किया हमने, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स, एंगुलर फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिलेट करते आ रहे थे। अब मास की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? जहां जहां पर फॉर्मूलाज में लीनियर इक्वेशन, जो अपने पास सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन के या लीनियर मोशन के जो फॉर्मूलाज थे, जहां पर मास अप्लाई हो रहा था वहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लग जाएगा रोटेशनल मोशन के केस में। क्लियर है? पक्का? और इसका फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या होता है, एम आई आर आई का स्क्वायर। सॉर्टेड है बच्चे, किसी को दिक्कत? अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं जस्टिफाई करूं तो क्या होता है, movement of inertia of a body about a given axis as the sum of the product of masses of all the particles of a body and the square of their respective perpendicular distance from the axis of the rotation। यही हुआ, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बीचों बीच एक लाइन जा रही है तो यहां से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना दूर तक जाता जाएगा वो आर आई आता जाएगा, मास इंटू आर आई का स्क्वायर, मास इंटू आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, उन सबका सम कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को इसमें दिक्कत? पक्का? Movement of inertia I plays same role in rotation motion as mass plays in linear motion। I is equal to mass into distance का square, dimension निकाला ml square t0 kg meter square और gram centimeter square। This is the unit for movement of inertia। डन है बच्चा? हमने क्या बात करी है बच्चा, एक ना सर्कुलर टेबल है, उसके बीचों बीच हमने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया हमारे पास। इसको ना एक बार पढ़ो साथ में, और उसको फिर साथ में इमेजिनेशन में लेके आना। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूं, और उसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, लिख दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में तुम बहुत लेंदी चला जाएगा अगर खुद डिराइव करो। क्या है,
अ सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पहले पढ़ना साथ में क्या है, एक सर्कुलर टेबल है, या लो यहीं पे मैंने बनाया हुआ, इसी को समझाता हूं। देखो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर रिलेट कराता हूं। अ सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा with z axis as axis of rotation in xy plane. There is a groove in the table in which a spherical ball is kept. With rotation of table, ball starts moving away from the center. Let ball is initially placed at the distance x from the center. Find the linear velocity when it reaches the point L. क्या किसी को क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन? पता चला क्या है? एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर टेबल लगा लो, डिस्क लगा लो, उसमें ग्रूव है। ग्रूव का मतलब क्या होता है? हमने खांचा बना दिया, छोटा सा रास्ता बना दिया, जिसके अंदर अगर हम एक बॉल रखेंगे तो जैसे जैसे वो रोटेट करेगा, तो एक बात बताओ, अगर मैं एक टेबल के ऊपर एक बॉल रखता हूं और मैं टेबल को घुमाऊंगा तो ये टाइम के साथ उधर जाके गिर जाएगी कि नहीं? ये तो समझ में आता है। अगर मैं गोल टेबल है या कैसा भी टेबल, अगर मैं उसके ऊपर कोई एक चीज रखता हूं और मैं इसे घुमाऊंगा तो वो दूर जाके गिरेगा टाइम के साथ, यही होगा। तो अगर मैंने इस बॉल को यहाँ खांचे में रख दिया तो इसका मैं क्यों यहाँ, ये हमने बेसिकली ये क्यों बनाया है, ये वाला ग्रूव क्यों रखा है? क्योंकि ये वरना ऐसे जाके गिरता गई। हमने वो वाला केस अवॉइड करने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन पे, क्वेश्चन वालों ने खुद ही हमें दे दिया है कि भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही जाएगा यहां से। अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन एक्चुअल में तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओवरऑल सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को देखो तो ये जब घूम रहा होगा तो ये स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्रूव है वो भी तो ऐसे साथ में घूम रहा होगा इसके, होगा कि नहीं, है ना? तो क्वेश्चन क्या है? इफ दिस डिस्क और टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो इनिशियली बॉल को रखा था हमने x डिस्टेंस पे रखा था, जब वो घूमना शुरू करता है तो उसकी l डिस्टेंस पे पहुंच के लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? समझ में आई ये बात? तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो बच्चा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स पता चल गया क्या है? एक्स इज द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एल इज द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेईई मेंस का पीवाईक्यूज में से निकाला हुआ था, तो मुझे था कि ये लास्ट टाइम बहुत डिराइव करके कराना पड़ा था, तो मेरे को था कि इससे अच्छा है फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, वो उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई एक्स्ट्रा मॉर्निंग सेशन लगाएंगे तो मैं डिराइव भी करके दिखा दूंगा। ये ठीक है बच्चा? चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? The radius of gyration of a body about a given axis is the perpendicular distance of the point P from the axis, where if the whole mass of the body were concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass, and this distance is represented by K. अब क्या है, याद करो, जब मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि मेरी बॉडी से अगर अलग अलग जगह पे मास है तो सबके रेडियस अलग है, तो मैं क्यों ना कोई एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर लूं जहां पर सारा मास बॉडी का कंसंट्रेटेड हो, और उस पॉइंट से, उस पॉइंट की रेफरेंस पे मैं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं पूरी बॉडी का, तो वो वही वैल्यू देगा जो कि अदरवाइज इंडिविजुअल पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। समझ में आ रही है? तो एक तरह से हम क्या बात कर रहे हैं, एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सर्टेन पॉइंट, दैट इज काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास, and the distance of that point from the axis of rotation is radius of gyration. तो अगर इंडिविजुअली यहां वहां कहीं कहीं मास डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उस वक्त जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर, इनका सम करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था उसकी वैल्यू सेम आएगी टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है? दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे आया? यहां पर हमने मान लिया ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, इंडिविजुअली मासेस कहां थे, m1 था, m2 था, m3 था, मान लेते हैं सारे इक्वल मासेस के थे, लेट अस अज्यूम सारे जो मासेस हैं वो सेम सेम थे, रेडियस r1 r2 r3 ये सब अलग रहेगा rn तक। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था इनिशियली, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर, ये था कि नहीं, है ना? यही वाले हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थी। मास सेम था तो m कॉमन ले लिया, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन rn का स्क्वायर। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई किया
तो मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल गिव्स द टोटल मास ऑफ द बॉडी। होता है कि नहीं? मैं उसको कैपिटल एम से रिप्लेस कर दूं, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन Rn का स्क्वायर बाय n। अगर मैं ये वाली बात समझ में आई ना, अब मैं इसको m के स्क्वायर से इक्वेट कर रहा हूं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ईच एंड एवरी पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, जो इंडिविजुअली जैसा एक्चुअल होना चाहिए वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस वक्त का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जब एंटायर मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट एंड रेडियस ऑफ दैट पॉइंट इज k, तो उस वक्त का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होने चाहिए कि नहीं? एज पर डेफिनेशन m से m काट देते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आती है बेटा? R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन Rn का स्क्वायर समेशन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का अंडर रूट, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, बात समझ में आई है? दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी आती होनी चाहिए, अगर एग्जाम में चांसेस हैं कि आ भी सकती है। क्लियर है? तो k की वैल्यू आ गई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन Rn का स्क्वायर बाय n। Radius of gyration of a body about a given axis is equal to the root mean square distance of the constituent particles of the body from the given axis of rotation। क्लियर है बच्चा? अब हमारे पास है, अजी पता चल गया कौन से वाला पॉइंट बच्चा? रूट मीन स्क्वायर वाला। रूट मीन स्क्वायर बच्चा इसको कहते हैं, स्क्वायर्स करा, सबका मीन निकाला स्क्वायर्स का, सबको प्लस किया डिवाइडेड बाय n, तो ये मीन निकल गया स्क्वायर्स का और उसका हमने लिया रूट, तो इसको क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। उन सबका रेडियस का, हर पार्टिकल के रेडियस की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है ये? किसी को इसमें परेशानी? अब इसके बाद देखो बच्चा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा। बिल्कुल होता है कि नहीं? टॉर्क होता है आई अल्फा। कैसे होता है आई अल्फा? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास अगर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क मास का रेप्लिका क्या है रोटेशनल मोशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह क्या आएगा? अल्फा। होना चाहिए कि नहीं ऐसे? किसी को इस बात में प्रॉब्लम तो नहीं है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर है? सिमिलरली लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेलोसिटी को क्या कहेंगे? ओमेगा। तो आई ओमेगा के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल डन है। किसी को इस बात में परेशानी? ठीक है। अब यहां से मैं एक चीज और बता रहा हूं, देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक बार इसको समझते हैं, फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फिर समझाता हूं तुम्हें। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता है ना? द टोटल सम ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो रिमेन्स कांस्टेंट। यही था। According to this principle, according to principle of conservation of angular momentum, when no external torque act on the system of particles, उसमें क्या था? No external force acts, यहां external torque जीरो है, then the total angular momentum of the system remains always constant। बिल्कुल सेम है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, सेम बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ कि नहीं? कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द नेट सम of all the angular momentums is always constant। ठीक है? या total torque is equal to rate of change of angular momentum, and when no external torque acts on the system, then rate of change of angular momentum is zero, or we can say L total is constant, that is L1 plus L2 plus L3 up to so on Ln is constant। That is total momentum, total angular momentum of the system in the absence of external torque is always constant। क्लियर बात है? L is equal to I ओमेगा, L is equal to m r square ओमेगा, है ना? I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? m r square, या m r square ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? ठीक है। अब इस कंसेप्ट को, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, आ जाओ, आ जाओ। देखो हमारे पास क्या रहेगा यहां पे। देखो, ये आकाश को आम दो, आओ जल्दी आओ। देखो एक बारी, हमारे पास ये क्या है? सिंपल एक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, हल्की है कंपैरेटिवली।
इसके साथ हमने क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हैवी मास ऑब्जेक्ट लगाया हुआ, मेरे पास कुछ मतलब मोटर थी, डीसी मोटर, उसका जो आर्मेचर निकाल के जो भी हमारे पास मैग्नेट वाला पार्ट रहा लास्ट वाला, वो मैंने लगा दिया यहाँ टेप से किसी तरीके से। अब ये जो पाइप है ये काफी हल्की है, ये वाला पार्ट थोड़ा हैवी हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं आकाश भाई साहब को बोल रहा हूं कि इसको बैलेंस करना है हाथ पे, ऐसे करे या ऐसे करे वो इसकी मर्जी है, इसे बस ऑब्जर्व करना, दोनों तरीके से करके देखेगा ये, और तुम खुद ऑब्जर्व करना कि किस में ज्यादा कंफर्टेबल है, और फिर तुम बताना बच्चे कि किस में ज्यादा आसानी से ये बैलेंस हो रहा था। ठीक है, एक बार इस तरीके से करना और एक बार इस तरीके से करना। ठीक है, फिर मैं फर्क समझाता हूं, लो करके देखो, करो बैलेंस करो। देखो यहां दिख रहा है कि उसको बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है ना, हाथ बहुत ज्यादा मूव करना पड़ रहा है, और ट्राई करो एक बारी। अगर किसी और को लगता है कि शायद यही नादान बच्चा है जिससे बैलेंस ना हो रहा हो, तो वो भी आके देख लेंगे। अब उल्टा करके देखो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब बचा के रखता हूँ ना, इसके अब रिस्की हो जाएगा। चलो करो जल्दी देखो, हाँ करो, कोई बात नहीं, करो फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, नहीं फिर से ट्राई करो, करो। देखो एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि कौन से वाले पार्ट में ज्यादा कंफर्टेबल था जब मास ऊपर था। कोई और ट्राई करना चाहता है? नीलाश भाई साहब आके देखो एक बार, आप भी ट्राई करो, आके बैठो बच्चे, थैंक यू। कोई और हो जिसको लगता है कि नहीं शायद आकाश से बैलेंस ना हो रहा हो, मैं ज्यादा अच्छा कर लूंगा, कोई भी बच्चा आके इसे ट्राई करना चाहता है तो देखो जरा, इसको बैलेंस करके देखो वापस से, ठीक है, दोनों तरीके से। और बाकी बच्चे जो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसको ना ध्यान देना एक बारी, जब वो नीचे की साइड है मास, तो उसके हैंड मूवमेंट पे ध्यान दो, उसको ज्यादा हाथ मूव करना पड़ रहा है। और अब घुमा दो बच्चा, अब उल्टा करो, देखो जरा, तो बस ये देखो कंपैरेटिवली कम हैंड मूवमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल स्टेबल हो गया, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ी कम हो गई। अब फटाफट से हाथ नहीं मूव करना पड़ रहा है उसे, थोड़ा बहुत मूव कर रहा है और वो बैलेंस हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है, मेरी बात समझो, बैठो बच्चे, थैंक यू। देखो जरा यहां पर बच्चे, देखो जरा, इसमें जब मैंने कहा इसे बैलेंस करो, तो यहां से बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल है, इधर से बैलेंस करना ज्यादा मुश्किल क्यों है, अब समझना जरा। जब मैं इसे बैलेंस करना चाहता हूं यहां पे रख के, तो क्या हो रहा है, ये मास, लेट अस अज्यूम ये मासलेस है, क्योंकि इसका मास इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि इसका मास अभी नेग्लिजिबल है, तो जितना भी इसका मास है वो यहां कंसेंट्रेटेड है, तो यहां से रेडियस बहुत कम हो गया। सिंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सिंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो जो हमारा नेट इसके अंदर, क्योंकि है क्या, ये रोटेशनल मोशन। अब कैसे रोटेशन, देखो अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो ये गोल घूम रहा है कि नहीं, ये है तो रोटेशनल मोशन का ही केस, क्योंकि ये सिर्फ गिरने का मतलब क्या होता है, ये देखो ये गोल घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mr² ओमेगा। मास चेंज नहीं हो रहा, मास तो कांस्टेंट है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन जो पॉइंट है जहां ये पाइवटेड है, जिस पॉइंट पे ये फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट हुआ कि नहीं, क्योंकि यहां से ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं। तो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये वाला डिस्टेंस है, ये होता है रेडियस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये वो रेडियस। एम आर ओमेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, mr² ओमेगा के अकॉर्डिंगली, अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू छोटी हो गई है, सिंस ये पूरी वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट r² ओमेगा, अगर m जो मेरे पास है वो कांस्टेंट है, मैं एक काम करता हूं, m को भी अगर उधर भेज दूं, m को मैंने क्या किया, इधर भेज दिया, कांस्टेंट के साथ ही रखा, तो ये भी पूरी कांस्टेंट ही है वैल्यू। तो एक तरह से रेडियस का स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं रेडियस की वैल्यू घटा दूंगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा कि नहीं, अगर मैं रेडियस की वैल्यू कम कर दूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब वो तेजी से अपना एंगल चेंज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से मुझे उस एंगल के काउंटर करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे घुमा देता हूं, तो अब मैंने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ गया, रेडियस की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो रेडियस की वैल्यू अगर बढ़ी
तो ध्यान से देखो, मेरे को उतना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है एटलीस्ट जितना पहले करना पड़ रहा था। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट का? तो ये हमारे पास क्या था? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डन है बच्चा? डन। बाकी इसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।